हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हैलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है और कौन कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाता है। फिर उसी में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, अभी तक हमने जितने भी पिछले वीडियो अपलोड किए होंगे आपने उन वीडियोज़ में हैलोएल्केन्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखा होगा। आज से हम अगले सेगमेंट में क्या देखेंगे कि हैलोएल्केन्स की एक्चुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती हैं। तो आइए हम अपने आगे सेगमेंट को बढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। अब हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, सबसे पहले उसके थोड़ा बॉन्डिंग नेचर की बात कर ली जाए। जो हमारे पास ये हैलोएल्केन है, ये क्या है, हमारे पास कोई हैलोएल्केन है। इस बॉन्ड में देखा जाए, इस X पर कोई फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और आपको पता है कि सारे सभी तत्व कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सभी तत्व कैसे हैं? बहुत ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो आपको पता है ये जो बॉन्ड बन रहा होगा, इसमें जो बॉन्ड हो रहा होगा उसका जो है पोर्शन इस X की तरफ ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि X की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो X की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? जनरली कोई बॉन्ड बनता है, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, हाइड्रोजन गैस। अगर इसके जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो CH2 और X के बीच जो बॉन्ड होंगे, इधर X की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के सापेक्ष अधिक होती है। बात आप समझ पाए? तो इसका मतलब देखा जाए तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास हैलोएल्केन होगा उसका स्लाइडिंग नेचर कैसा होगा? पोलर होगा। देखिए पोलैरिटी आ रही कि नहीं है, चार्ज आ रहा है दोनों पे, तो इसका मतलब क्या होगा? पोलैरिटी इनके अंदर है। तो इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे हैलोएल्केन्स का CX बॉन्ड होगा उसमें क्या होगी? पोलैरिटी, ध्रुवता तो जरूर होगी। क्या होगी? ध्रुवता होगी। बात आप समझ पा रहे हैं? आइए अब देखते हैं कि ये जो हैलोएल्केन्स है ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं करता है। देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन की देखी जाए तो हैलोएल्केन बेसिकली 4 प्रकार की रिएक्शन करेगा। कौन कौन सी? हैलोएल्केन 4 प्रकार की रिएक्शन कौन कौन सी करेगा? देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या हुआ? नाभिक स्नेही। न्यूक्लियो मतलब नाभिक, और फिलिक का मतलब स्नेही। स्नेही का मतलब लवर, जिसको प्यार हो, जिसको नाभिक से प्यार हो, नाभिक स्नेही। क्लियर? और कौन सी अभिक्रिया करेगा? एक तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, नाभिक स्नेही। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये भी 2 टाइप की होंगी, एक SN1 होगी और एक SN2 होगी। इनके बारे में हम लोग आराम से आगे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर कौन सी होगी? रिडक्शन, अपचयन हो रहा होगा। और फिर रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा? जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहीं पर गिरगनाट अपकर्मक बनेगा, और जब धातु से सोडियम धातु से अभिक्रिया करेंगे तब यहाँ पर वो वुड्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो आगे हम एक एक अभिक्रिया का आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया की हम SN1 क्रियाविधि समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ? नाभिक, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही का मतलब आप समझ लीजिए, न्यूक्लियो का मतलब क्या हो जाएगा? नाभिक,
न्यूक्लियो का मतलब क्या हो जाएगा, नाभिक, और फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, स्नेही, लवर। क्या हो जाएगा, स्नेही, लवर। तो आप अब इस बात को समझिए, नाभिक पे देखा जाए कैसा चार्ज होता है, धनात्मक। कैसा चार्ज होता है, धनात्मक। अब जो धनात्मक को प्यार कर रहा होगा, जो धन चार्ज को या धनावेश को प्यार कर रहा होगा, वो स्वयं कैसा रहा होगा, ऋण आवेश, क्योंकि ऋण आवेशी की तो इच्छा होगी कि वो पॉजिटिव के पास जाए। भाई जो स्वयं नेगेटिव होगा उसी की तो इच्छा होगी कि वो पॉजिटिव के पास जाए। आप समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा कि जो धनात्मक के पास जाना चाहे, और जो धनात्मक के पास जाना चाह रहा होगा वो स्वयं कैसा रहा होगा, ऋणात्मक रहा होगा। स्वयं कैसा रहा होगा, ऋणात्मक रहा होगा। बात आप, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो नाभिक स्नेही होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझिए, जैसे ए बी है और ये सी है, तो सी ने क्या किया, बी को निकाल दिया और ए के साथ खुद अपना बॉन्ड बना लिया। ए बी प्लस सी था, तो क्या किया, सी ने बी को निकालकर ए के साथ खुद बॉन्ड बना लिया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन या विस्थापन। अब यही अगर सी की जगह, अगर यही अभी सी की जगह कोई न्यूक्लियोफाइल हो, क्या हो, कोई न्यूक्लियोफाइल हो, तो इसी अपक्रिया को क्या बोल दिया जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसी सी की जगह कोई नाभिक स्नेही हो तो इसी अपक्रिया को क्या बोल दिया जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। आप समझ पाए। उम्मीद है आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हमारे पास कोई हैलोएल्केन है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल कोई ले लिया जाए। अब वो क्या करे, न्यूक्लियोफाइल इस X को बाहर कर दे, इस हैलोजन एलिमेंट को बाहर कर दे। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख लीजिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पर इनके बीच बॉन्ड बन रहा हुआ था, यहाँ पर इनके बीच बॉन्ड बन रहा हुआ था, यहाँ पर इनके बीच देखा जाए तो बॉन्ड बन रहा था ये R और X का। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, नाभिक स्नेही ने, इस नाभिक स्नेही ने क्या किया, यहां पर अटैक करके X को बाहर कर दिया और R के साथ उसने अपना खुद बॉन्ड बना लिया और इस X का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इस X का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और विस्थापन किसके द्वारा हुआ है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा हुआ है। तो इसीलिए इन अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अपक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपक्रिया होंगी दो प्रकार की, एक तो SN1 होगी और दूसरी SN2 होगी। अब इनके बारे में आगे अलग अलग से चर्चा करेंगे कि क्या SN1 होगा, क्या SN2 होगा। अब देखिए, यहां पर जैसे न्यूक्लियोफाइल कोई है, अगर यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या ले सकते हैं यहां पर, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट भाई वीक हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक हुआ तब ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, SN1 होगी। अगर यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए तो ये जो यही रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, SN1 होगी। और अगर यहीं पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, तब यहां पर यही अपक्रिया क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, नाभिक स्नेही अपक्रिया को समझने की फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हैलोएल्केन था, किसी नाभिक स्नेही के द्वारा इसका X का प्रतिस्थापन कर दिया जाए और नाभिक स्नेही ने R के साथ बंध बना लिया। इस अपक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही अपक्रिया। नाभिक स्नेही, किसी नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन तत्व का विस्थापन किया गया। क्लियर। अगर अब इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, नाभिक स्नेही की जगह पर यहाँ पर हम विद्युत अपघट्ट ले सकते हैं। अगर ये विद्युत अपघट्ट प्रबल रहा
तो SN2 अपक्रिया होगी, और अगर दुर्बल रहा तो SN1 अपक्रिया होगी। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे का सेगमेंट देखते हैं इसका। SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए विस्थापन अपक्रियाएं आपकी नाभिक स्नेह विस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होंगी, एक SN1 होगी और एक SN2 होगी। अब SN1 अपक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप समझिए, जो ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन शॉर्ट में जो ये 1 दिखाते हैं, ये दिखाता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखाता है। क्या दिखाता है? मॉलिक्यूल्स के नंबर। और ये N क्या दिखाता है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या दिखाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और S का दिखाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला गया यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब 1, मॉलिक्यूलर का मतलब एक अणु, सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन रिएक्शन मतलब अपक्रिया, मतलब वह विस्थापन अपक्रिया जिसमें सिर्फ एक अणु जो है शामिल हो। वह विस्थापन अपक्रिया जिसमें सिर्फ एक अणु शामिल हो क्या कहलाएगा? SN1 अपक्रिया कहलाएगी। अब आप इसको आगे और समझो। जैसे हमारे पास कोई ये RH हुआ, क्लियर? अब यहाँ पर कोई हमारे पास NU हुआ, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब जब ये रिएक्शन हो जाएगी आगे कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा? RNU प्लस X, ये हो जाएगी। अब ये हमारे पास कौन सी अपक्रिया है? SN1 अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? SN1। अब इसमें ध्यान रखना, देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अपक्रिया के रेट पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं डालेगा। आप इसका कंसंट्रेशन कुछ भी कर दीजिए, आप इसका कंसंट्रेशन कुछ भी कर दीजिए, कम कर दीजिए, मतलब इसका कंसंट्रेशन चाहे आप और कम कर दें, क्योंकि ये वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई जो होंगे वो आयंस कम ही प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए तो वो वीक बोले जाएंगे। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इस अपक्रिया के रेट पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसीलिए जब मॉलिक्यूल्स काउंट किए जाएंगे तो सिर्फ एल्किल हैलाइड के काउंट किए जाएंगे, इसका काउंट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसीलिए इस अपक्रिया को क्या बोला गया? SN1 अपक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल अणु विस्थापन अपक्रिया। बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए जो ये होगा, क्योंकि अगर देखा जाए इसके अगर रेट की बात की जाए, इस अपक्रिया के रेट की या दर की बात की जाएगी, तब क्या हो जाएगा? सिर्फ इस पर RX पर डिपेंड करेगा। इसका जो रेट होगा, SN1 अपक्रिया का जो दर होगा या रेट होगा, वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, दुर्बल विद्युत अपघट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? और इसकी अपक्रिया कोट की अगर बात की जाएगी, अपक्रिया कोट की अगर बात की जाए, ऑर्डर की बात की जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो अपक्रिया की रेट होगी वो इसके सांद्रता पर निर्भर करेगी। एल्किल हैलाइड की सांद्रता जिस प्रकार की होगी, अपक्रिया की दर वैसी होगी। इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा हुई तो अपक्रिया की दर बहुत ज़्यादा होगी, और अगर एल्किल हैलाइड की सांद्रता कम हुई तो SN1 अपक्रिया के जो रेट होगी वो क्या होगी? कम होगी। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और इसकी अगर कोट की ऑर्डर की बात की जाएगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अब SN1 अपक्रिया के हम थोड़े कुछ और फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं कि इसके और भी क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे हमारे पास कोई अपक्रिया है, कोई अपक्रिया एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर H2O है। H2O में ये H2O क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तब देखो क्या हो जाएगा, इसमें से ROH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और जो HX होगा वो बाहर हो जाएगा। HX जो होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखिए जैसे H2O जो होता है, इसमें क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस, लेकिन ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? तो ये हमारा कैसा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी SN1 अपक्रिया हो जाएगी। ये अपक्रिया कैसी हो जाएगी? SN1 अपक्रिया हो जाएगी। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं, क्रियाविधि। अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे?
क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। क्रियाविधि में स्टेप 1 देखा जाए, इसी क्रियाविधि में देखो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इसके फॉर्मेशन का, इसमें पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे हमारे पास ये हैलोल्केन होगा, अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा R+ और X। अब ये स्टेप जो होगा स्लो होगा, ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। और जो स्लो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो होगा उसी की तो रेट की हम डिटरमाइन कर पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा उसकी रेट का डिटरमाइन कर पाएंगे, डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पहला इसमें क्या होगा, ये पहला स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा। और इसमें क्या बन रहा होगा, कार्बोकैटायन। देखिए ये किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो पहला स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होगा हमारा, जो स्लो स्टेप होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कोई भी रिएक्शन हो जनरली, क्योंकि जो स्लो होगा उसी की तो रेट हम डिटरमाइन कर पाएंगे, या जो स्टेप स्लो होगा वही तो रेट डिटरमाइन करेगा। अब इसमें स्टेप 2 देखते हैं, स्टेप 2 में क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, अटैक हुआ होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। अब यहाँ पर जो ऐड हो जाएगा, तो H2 ऐड होते ही ये क्या हो जाएगा, RO और ये H, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होते ही फिर ये क्या करेगा, इसमें से जो है H+ निकल जाएगा ये, तब ये क्या हो जाएगा, ROH, और ये H+ बाहर हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, उसमें से H+ बाहर, और ये आपको इस तरीके से एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो स्टेप होगा ये कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा, ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएगा, ये बहुत जल्दी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए जब स्टेप बहुत तेज होगा तो इससे रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो हम SN1 रिएक्शन से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, पहला कि जो SN1 रिएक्शन होगी, जो SN1 रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। क्लियर। स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। स्टेप 2 में क्या हुआ था, जो न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक हुआ था। क्लियर। और जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और स्लोवेस्ट होगा। क्लियर। जो पहला स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और वो सबसे स्लोवेस्ट होगा। क्लियर। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बन रहा होगा, कार्बोकैटायन। इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। क्लियर। इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया कार्बोकैटायन। और कंक्लूजन अगर निकालने की कोशिश करें तो ये तो बाकी तो चीज़ें हमने बताई थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन कैसी होगी, SN1 कैटेगरी की होगी, और इसका जो रेट होगा वो हैलोअल्केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर। अब आप एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करें, अगर ये कार्बोकैटायन है तो आपको पता है जो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंड डिग्री, कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री।
क्लियर। तो आप अब यहाँ पर समझे, अगर जैसे आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बता दिया जाए कि SN1 रिएक्शन है और आपको ऐसे ही ये रिएक्शन दी गई और आपसे पूछा जाएगा R कब कंप्लीट अच्छा होगा, कि फर्स्ट डिग्री का हो कि सेकेंड डिग्री का हो, थर्ड डिग्री का हो, तो यहाँ पे जो R होगा वो थर्ड डिग्री का होगा। फर्स्ट डिग्री का इवन होगा तो यहाँ रिएक्शन भी नहीं होगी, मान के चलिए। SN1 अपक्रिया में R जो होना चाहिए वो 3 डिग्री और सेकेंड डिग्री का होना चाहिए। वैसे 3 डिग्री की इसकी सबसे फेवरेबल कंडीशन है, नहीं 3 डिग्री तो एटलीस्ट 2 डिग्री होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कैसा होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, जब आप मैकेनिज्म की पढ़ रहे थे तो आप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ। और आप ये समझो ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, रिएक्शन उतनी ही ईजिली हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, उतनी ही ईजिली हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड करेगा ईजिली लिविंग ग्रुप, मतलब ईजिली ग्रुप कौन सा लीव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आर आई होता तो वो रिएक्शन ज़्यादा कर लेगा, वो जल्दी कर लेगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर आर और आई का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और ये फिर आर बी आर और आर सी एल इन लास्ट, आर सी एल और लास्ट आर एफ। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि क्या हुआ है, आर आई का बॉन्ड यहाँ पर जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो इसकी रेट जो होगी रिएक्शन करने की ज़्यादा होगी। और ये आर बी आर जो होगा उसके बाद और सबसे लेट रिएक्शन कौन करेगा, आर एफ करेगा, क्योंकि उसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा इतनी जल्दी। क्लियर। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये समझो, ये क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कंपाउंड आपका कार्बोकैटायन बन रहा था। एक चीज़ आपको और याद रखना है, वो खास बात ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो उसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो भी वीक ही होगा, वो थोड़ा उतना एक्टिवेट नहीं होगा। वो देखो इस पर अटैक कब करेगा, इस हैलोएल्केन पे अटैक कब करेगा, जब ये X यहाँ से बॉन्ड तोड़कर जा रहा होगा, जब ये बॉन्ड टूट चुका होगा, कार्बोकैटायन बन चुका, देन उसके बाद अटैक करेगा। क्या करेगा, ये उसके बाद अटैक करेगा। इस बात को थोड़ा एक अदर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल अगर जैसे हम समझने की कोशिश करें कि जैसे यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर H2O ले लिया जाए, ये इस पर अटैक कब करेगा, जब ये जो बॉन्ड टूट गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऐसे, जब ये बॉन्ड टूट चुका होगा और यहाँ से ये Cl जो है निकल चुका होगा, उसके बाद इस पर अटैक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब यहाँ से X बॉन्ड टूट रहा होगा उसके बाद इस पर अटैक करेगा। बात समझ पा रहे हो। और इसी से एक और बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर R जो है, सॉरी C जो है, C की अगर सारी बैलेंसिंग अलग अलग है, मतलब चारों बैलेंसिंग इसकी अलग अलग हुई, तो इसमें क्या हो जाएगा, किरलिटी पाई जाएगी और इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो H है, H2O है, भाई इसके देखो ऐसे भी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। बात समझ पा रहे हो। तो ये जो H2O है, इस इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। इसमें इन्वर्जन भी होगा और डिटेंशन भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का रेशमिक मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। क्लियर। अगर SN1 अपक्रिया में हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड ऐसा जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसमें जो कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमारे पास रेशमिक मिक्सचर बनेगा। बात आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है आपको क्लियर। तो थोड़ा हम इसके बारे में फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और स्लो होगा, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसा होगा, कार्बोकैटायन होगा। और इजीली लिविंग ग्रुप जो होगा वो डिपेंड करेगा, जितना उसका मतलब इजीली ग्रुप लीव कर पा रहा होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जैसे हमारे पास RI सबसे इजीली लिविंग ग्रुप हो जाएगा, इसमें से I बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपको दिया गया है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लॉ फॉर SN1 रिएक्शन। ये बताएगा कि SN1 अपक्रिया के लिए कौन सा रेट लॉ जो है फॉलो होगा। देखिए आपको हमने अभी बताया था कि SN1 अपक्रिया में एल्किल हैलाइड लिया जाएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अपक्रिया के रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो अपक्रिया होगी, अपक्रिया रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर। तो इसीलिए ना ही तो ये ऑप्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एल्किल हैलाइड। हालांकि ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा, ये ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो इसका रेट होगा वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। क्लियर। यहाँ पर क्या है, क्या है, वेग स्थिरांक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड गिव्स द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन दिए गए निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। हमने आपको पहले ही बताया था अभी कि जो SN1 अपक्रिया होगी उसका मीडिएट कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोकटायन। अगर कार्बोकटायन 3 डिग्री ले लिया जाए तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। 2 डिग्री होगा उससे स्लो होगी, 1 डिग्री होगा तो बहुत ही रेयर केस में होगी, और होगी तो बहुत ही स्लो होगी। क्लियर। तो अब हमको बेसिकली क्या देखना है, 3 डिग्री का कंपाउंड देखना। जो कंपाउंड हमारे पास 3 मतलब जो एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये है, ये तो एल्किल 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, ऑप्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे इसको भी देख लिया जाए, ये भी 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को देखा जाए, ए वाले ऑप्शन को देख लो और बी वाले ऑप्शन को देख लो। ए वाले ऑप्शन में Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 1 और 2 ये 2 डिग्री है, और सी वाले ऑप्शन को देख लो, Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 तीनों कार्बन से जुड़ा, इसीलिए 3 डिग्री का ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी देगा, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ये जो है 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। कैसा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, Which of the following factors has no effect on the rate of SN1 reaction। ये बताया गया है कि निम्न में से कौन सा फैक्टर, कौन सा कारक होगा जो SN1 अपक्रिया होगी उसकी दर को इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी दर को प्रभावित नहीं करेगा। अब बात समझ पा रहे हो, हमने आपसे बताया था कि जो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे SN1 रिएक्शन में, आप जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसका कंसंट्रेशन उस अपक्रिया को कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करेगा। आप उसका चाहे जो कंसंट्रेशन, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। क्लियर। तो आप समझ लीजिए, जैसे पहला बताया था, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड बिल्कुल डिपेंड करेगा। अगर एल्किल हमारे पास टर्सरी हुआ तो रिएक्शन और तेज होगी, अगर सेकेंडरी हुआ तो अपक्रिया स्लो होगी, और प्राइमरी हुआ तो और स्लो होगी। इसका मतलब एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। फिर अगला बताया गया द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, बिल्कुल डिपेंड करता है। जो लिविंग ग्रुप होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। भाई जो लिविंग ग्रुप जितना आसानी से छोड़ पा रहा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर RI ले लीजिए और RBr ले लीजिए, तो इसमें से कौन इजीली करेगा, ये RI करेगा, क्योंकि इसमें से इजीली बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, उस पर भी डिपेंड करेगा। एल्किल हैलाइड का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। लास्ट ऑप्शन क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। ये बात बिल्कुल ही सही है, 100% सही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा तो उसका कंसंट्रेशन आप चाहे जो भी कर दीजिए। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनी एल्किल हैलाइड। आपको हमने पहले ही बताया था बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन होगा, ये इजीली लीव कर जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, SN1 रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। अब ये बताया गया है, SN1 रिएक्टिविटी की बात बताई गई, और हमने क्या बताया था, जब भी कभी आप SN1 रिएक्टिविटी की आपसे बात की जाए, सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड जो कार्बोकटायन मतलब जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है आप उसको देखिए। अगर एल्किल ग्रुप, पहले आप एल्किल ग्रुप जो टर्सरी उस पर नजर डालिए, जो टर्सरी एल्किल ग्रुप होगा वो फास्टेस्ट देगा। क्लियर। और उसकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी। अब एल्किल हैलाइड टर्सरी कौन कौन से हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड कौन कौन से, आइए देखते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, ये भी कैसा है, टर्सरी है, ठीक। और ये एल्किल हैलाइड कैसा होगा, देखा जाए ये जो होगा सेकेंडरी होगा। क्लियर। और ये एल्किल हैलाइड कैसा है, ये भी टर्सरी है। इस Br, भाई ये जो Br इस कार्बन से जुड़ा होगा, एक्चुअल में अगर देखा जाए ये Br जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा होगा, और 2 फेनिल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, तो ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है। और ये जो है
ये आपका कैसा है, सेकेंडरी है। आप एक बात समझिए, फेनिल ग्रुप अगर किसी के पास सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लगे हुए हैं तो वो और रिएक्टिव हो जाएगा, वो उसका कार्बन कटायन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस हिसाब से ये जो टर्सरी ग्रुप होगा, भाई ये भी टर्सरी है, इतना तो हम समझ गए हैं कि ये तो कभी भी इनमें फास्टेट नहीं हो सकता है। अब ये टर्सरी ग्रुप है और ये भी टर्सरी एल्किल ग्रुप है। अब आप समझो यहाँ पर कि इस एल्किल ग्रुप में 2 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये स्टेबल और ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसी की हो। ऑप्शन तीसरे जो तीसरा दिया गया इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और देख लो सारे ऑप्शनों में तीसरा सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, देखते ही आगे सॉल्व करने की ही नहीं जरूरत है, ऐसे ही गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो चौथा दिया गया, फोर्थ, जो सेकंड डिग्री का हो ही नहीं सकता, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री का दिया, हालांकि वो 3 डिग्री का है, लेकिन थोड़ा एक बार और देखो ये भी 3 डिग्री का, मतलब पहला स्ट्रक्चर जो और थर्ड स्ट्रक्चर दोनों 3 डिग्री के हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर है कि जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें सब्स्टिट्यूशन के तौर पर फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि इसमें थर्ड सबसे पहले, और थर्ड सबसे पहले सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शनल क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है, जो जहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो थर्ड खाली इसी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे में देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे वैसे भी देख लीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है आपको SN1 अपक्रिया की मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर SN2 अपक्रिया के मैकेनिज्म और उसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद।